जब आपके अलावा वहाँ पर और लोगों को भी कुछ डरावना सा एक्सपीरियंस होने लग जाए तो इसका मतलब साफ है कि आपके मन का वहम नहीं है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। और ये जो एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ ये मेरे साथ मेरे 3 दोस्तों का है, आशु, गौरव और शोभित, और एक मैं नितिन। हम चारों को ये आज भी याद है और अच्छे से एक एक सेकंड की बात याद है कि हमारे साथ वहाँ हो क्या रहा था। देखिए, मजाक एक अपनी जगह है, लेकिन जब क्लियर हो जाए कि मजाक नहीं यार, ये तो कुछ अलग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उस जगह से जितना जल्दी हो सके हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन कमाल की बात बताऊं, जब आप ऐसी जगह पहुंचते हो जहां पर ना जाने कितनी चीजें हैं, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते, खैर प्लान नहीं कर पाते और अपने कदम बाहर के लिए नहीं बढ़ा पाओगे। आप पहली बार आए हैं, मैं यहाँ इस चैनल पे एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, रियल और हॉरर बता चुका हूँ, और बाकी भी जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं वो अपने दूसरे चैनल पे, चाचा के फैक्ट्स पे, मैं टाइटल शायद था मेरा डरावना अनुभव, या आप सर्च करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। आप सर्च करना यूट्यूब पे चाचा के फैक्ट्स हॉरर अनुभव, तो वही वीडियो सामने आएगी। ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ इसमें मेरे ख्याल से 12-1 साल हो गए होंगे। सबसे पहले जब मैं उस जगह पहुंचा था, उस वक्त मेरे एक दोस्त आशु ने इस जगह को खरीदा था। ये एक डुप्लेक्स मकान है, मतलब नीचे किसी और का मकान था, ऊपर का मकान उसने खरीदा था मेरे दोस्त ने, और वहाँ रहने का हिसाब नहीं। और ये नोएडा की बात है, उस वक्त मैं यहाँ आया हुआ था नोएडा में, और सिर्फ इसी के इनॉग्रेशन के लिए, इसके मतलब इस स्टार्ट को, इसके इस स्टूडियो को देखने के लिए। और ये खुद कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करता है, खुद कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं हूँ तो मेरी हेल्प भी चाहिए थी। मैं इसी के घर पर कुछ दिन के लिए रुका भी था। ये नोएडा में ही रहता है, लेकिन कोई दूसरी जगह है कहीं, मतलब मेरे को एड्रेस पक्का नहीं पता। और ये गौरव और शोभित भी वहीं दिल्ली एनसीआर में ही रहते थे। आशु ने सबसे पहले कांटेक्ट किया मुझे कि नितिन, मैंने एक जगह खरीदी है और मुझे स्टूडियो बनाना है। बहुत ज़्यादा उस वक्त लोगों को रिक्वायरमेंट था कि हमारे को वॉइस रिकॉर्ड करना है, हमको गाना रिकॉर्ड करना है, तो एक प्रॉपर अच्छी जगह मिल जाए, एक स्टूडियो सेटअप करना है। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बात है, कंग्रेचुलेशन यार, और इतना मतलब सुन के अच्छा लगा कि तू अपने फ्यूचर के लेकर अब थोड़ा सोच रहा है। ये थोड़ा नटखट किस्म का इंसान था आशु, अपने घर का सबसे छोटा बेटा था, बड़े 2 भाई, एक बहना और फिर आशु। तो तू आ सकता है क्या? मैंने कहा भाई तूने स्टूडियो खरीदा है, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ आकर? उसने कहा नहीं, अभी सिर्फ जगह खरीदी है, 3 कमरों का एक मकान है और इसको पूरा रेनोवेट करना है। और मैंने कहा रेनोवेशन वगैरह के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर को कांटेक्ट कर भाई, मैं क्या बताऊंगा। कह रहा नहीं, जो मेरे को स्टूडियो सेटअप करना है उसमें बता सकता है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मैंने हाँ, इतनी तो हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना भी जब सेटअप किया था तो जो पहला वाला स्टूडियो था मेरा, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हुई, मुझसे गलतियाँ हुई थी। मुझे नहीं पता था कि साउंड प्रूफ कैसे करना है, क्या नहीं करना है। मैंने कहा हाँ, ये सब कुछ मैं बता सकता हूँ। तो मैं उस वक्त शायद जनवरी था, जनवरी में मैं वहाँ नोएडा गया था उसके पास। मैंने देखा, देखने के बाद काफ़ी काम हो चुका था। उसकी मेरी बात हुई थी 1.5 महीने पहले, मतलब इतना समय लगा मुझे वहाँ पर आने में। मैंने देखा यार तूने तो बहुत जल्दी काम करा दिया, मैंने इतनी तेज़ काम हो रहा है और तूने तो स्टूडियो वगैरह सब एकदम प्रॉपर बढ़िया, इससे बढ़िया क्या बनाएगा? उसने कहा अच्छा लग रहा है। मैंने अच्छा लग रहा है, बहुत बेहतरीन भाई, इतनी जल्दी? ऐसा लग रहा है कि पहले से ही सब कुछ सेट था और बस तूने फर्नीचर वगैरह लगाया है, एसी यहाँ पर लगाना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। मैंने एसी देख, थोड़ा सा जो माइक वाला पोर्शन है तुम्हारा उससे दूर रख, कितना भी तुम साइलेंट ले लो, अगर उसकी हवा आई और माइक ओमनी डायरेक्शनल वाला हुआ तो यार नॉइस में प्रॉब्लम आएगा। मैंने इससे अच्छा है तुझे इस वाले रूम में जितना हो सके दूर, और वो भी बैक साइड में या लेफ्ट साइड में, ऐसे में रखेगा तो नॉइस कैंसिल वगैरह हो सकती है। गैप रखे यार, एसी बिल्कुल इसके ऊपर नहीं चाहिए। हाँ, यही चीज़ें तो मुझे सुननी थी यार, थैंक यू। और सुन,
मैं गौरव शोभित को भी बुला लूँ? मैंने कहा हाँ हाँ बुला ले, मैं अभी 2-3 दिन तो यहाँ पर रुका हूँ। अच्छा एक काम करेगा, तू यहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह करके देख। मैंने कहा नहीं भाई, सबसे पहला काम जो शुरू करते हैं ना, वो ऐसे से शुरू करना चाहिए जहाँ पैसे मिले। मैं पैसे वगैरह कुछ नहीं दूंगा। तो कहने लगा कि वैसे एक चीज़ है, मैंने देखिए कार्ड्स वगैरह भी छपवाए हैं। बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से हम कोई काम शुरू करते हैं ना, और बहुत सारा समय भी लगता है, बहुत सारे पैसे भी लग जाते हैं। मैंने जब पूरा इसका जो इसने स्टूडियो टाइप का बना रखा था ऑफिस, बहुत प्यारा लगा। मेहनत है, पैसा है। मैंने कहा उन दोनों को भी बुला ले और मैं 3 दिन यहाँ रुकूंगा। अच्छा इस वाले में क्या क्या होना चाहिए? तो मैंने बताया कि साउंड प्रूफ करने के लिए तेरे को ये ऐसी सारी चीज़ें, थोड़ा दोबारा मेहनत लग जाएगा लेकिन करना पड़ेगा। और उसने उस चीज़ का ऑर्डर दे दिया जो लोग करते हैं, ये स्टूडियो वगैरह सेटअप करते हैं ना। अब तो लोगों का ये एक प्रोफेशन भी है भाई। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको स्टूडियो सेटअप करके देना है, क्या क्या लगना है वो सब कर देते हैं भाई। और ये काफ़ी पुरानी बात नहीं है, तो एक एक चीज़ मुझे ध्यान है, ध्यान से सुनते रहना। ये उन्हें फ़ोन कर रहा था और मैं इसका बाकी जो जगह है वो देख रहा था। मैंने एक दरवाज़ा खोला, मैंने सॉरी, और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये मेरे को टाइम भी ध्यान है, रात के 9:30 बज रहे थे। वो फ़ोन पे बात कर रहा था और हमारे जो बाकी दोनों दोस्त हैं, गौरव और शोभित, उनको बुला रहा था कि भाई नितिन भी आया हुआ है और 3 दिन रुकेगा, तुम भी 2-3 दिन के लिए आ जाओ, यहाँ पर रुकते हैं, बैठते हैं, मेरा स्टूडियो भी देखना यहीं पर, मतलब खाने वगैरह के अरेंजमेंट यहीं करेंगे। वो दोनों राज़ी हो गए थे। मेरे पास आया ये आशु, कैसा लगा? मैंने कहा सब बढ़िया है, लेकिन यार तूने रेंट पे किसी को रखा है क्या? मैं रेंट पे क्यों रखूँगा, मतलब? मैंने कहा नहीं, जैसे 3 कमरों का था ना ये, इसे तूने अच्छे से बना दिया, वॉशरूम, ये बैठने का, ये रिसेप्शन एरिया, वो स्टूडियो, तो अंदर वाला कमरा किसी को रेंट पे दिया है? नहीं। क्यों? मैंने कहा यार 1 मिनट आ, मेरे साथ आ। मेरे साथ आया। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा उसे, ऐसे सुन ध्यान से, कोई आवाज़ नहीं आ रही, क्या बेकार की बात कर रहा भाई? मैंने कहा नहीं नहीं, अभी मैंने जब दरवाज़ा खोला तो एक आदमी है और कुछ औरतें हैं, शायद नमाज पढ़ रहे थे। मैंने ऐसे देखा है उन्हें, ज़मीन पर बैठे हुए थे। उसने कहा देख, ये पहली और आखिरी बार बोल रहा है, दोबारा से नहीं। कुछ पता चल जाता है तो तू उस पर कहानी बना देता है क्या? मैंने 1 मिनट, तेरा ये रवैया क्यों चेंज हो रहा है भाई? सुन ले मेरी बात, मैंने ऐसा देखा है। ऐसा है, बेकार की बात करने की जरूरत नहीं, घर चल, खाना खा और सो जा। अभी तू सफ़र से आया ना, थक रहा है। मैंने कहा ऐसा भी कोई सफ़र की टेंशन नहीं है भाई, मुझे बताएगा क्या बात है, एकदम तू परेशान क्यों हुआ है? मैंने किससे खरीदा है मकान? मकान के बारे में सिर्फ ये देखा कि कागज़ पूरे हैं। मकान की हवा चेक करवाई थी, किसी को बुलवाया था पहले लेने से? कह रहा नहीं यार, और आपको यकीन नहीं होगा, 12-15 लाख रुपए सस्ता मिला उस जगह पे जो रेट है। वो हम कभी कभी मजाक वाली रील्स नहीं देखते कि सस्ता ले लोगे फिर ऐसा होगा, रियलिटी में ऐसा हो रहा था इसके साथ। मैंने कहा यार भाई, ये मतलब जो मुझे लगा वो मैंने तुझे बताया। कह रहा मैं कुछ चीज़ें तेरे को बताता हूँ, पहले यहाँ से बाहर आ। हम उसके उस स्टूडियो से बाहर आए, गाड़ी के पास खड़े थे, तो नीचे जो फैमिली रहती है, मतलब उनसे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं था। कह रहा कि यार यहाँ जब मैंने काम करवा रहा था ना, तो इस वाले कमरे में जितनी बार भी काम हुआ है उतनी बार किसी न किसी के चोट लगी है। और उस वक्त किसी ने ये चीज़ बताई थी कि यहाँ एक आदमी को देखा है, मौलवी जैसा दिख रहा था। मेरे इसमें काम करने वाले 10-12 लोग थे, तो मुझे लगा कि शायद आया होगा यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना, जो काम करने आ रहा है कारपेंटर है, इंटीरियर वाला है, पानी वाला है। अब मैं कितनों का ध्यान रखता, मैंने तो ठेके पे दे रखा था। मुझसे आकर शिकायत करी थी कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, इसमें जो भी काम कर रहा है उसको चोट लग रही है। और तुझे यकीन नहीं होगा, उस वक्त जब मैं फ़ोन पे बात करता हूँ ना, तो उधर का साइड नेटवर्क में एरर भी आता है, इशू है। मैंने भाई किसी को ये चेक करा जगह, और जिसे ख़रीदा कौन है, तो उसने बताया कि हाँ एक मुस्लिम फैमिली और उसी ने बेचा है। वो लोग तो चले गए यहाँ से। मैंने कहा एक बात बता, नीचे वाले ने ही ऊपर वाला मकान क्यों नहीं खरीदा? भाई ये तो अगर इस तरह के मकान होते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी फैमिली को होता है। अगर ऊपर का बिक रहा है तो नीचे वाला ले लेगा, नीचे का बिक रहा है तो ऊपर वाला ले लेगा, तो एक सेपरेट अपना बढ़िया से पोर्शन बन जाता है। कह रहा है ये अंकल तो और 5 लाख कम कर दूं तो भी नहीं ले रहे थे। मैंने कहा यार एक बार इस फैमिली से बात कर सकता हूँ यार, क्या मैं इसे बेच दूं?
मैंने कितना पैसा लग गया इसमें तेरा? घर वाले कहेंगे मूर्खता कर रहा है क्या, ये कोई कपड़े हैं कि 100 के खरीदे, पसंद नहीं आ रहे, चल 80 के वापस कर दिए, किसी को ऐसे ही दान में दे दिए। मैंने मकान खरीदा है। हम नीचे वाली फैमिली से बहुत अच्छे अंकल, मतलब मैं कहूँगा कि इतना दिल साफ, और पूरी फैमिली खुलकर बता रही थी जो उन्हें एक्सपीरियंस हो रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा हमने पहले दिन आपको कहा था जब आप मकान देखने आए थे कि कोई और देख लो, आपको क्या लगा था हमने क्यों कहा था? हम ये मकान ना बेच नहीं पा रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं। अंकल यहाँ क्या बेटा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें कुछ अजीब सा लगता था। वो फैमिली जादू टोना करती थी। सारे लोग चले गए, उनके घर में 3 मौतें हुई हैं 1 हफ्ते के अंदर, तब जाके उन्होंने मकान छोड़ा है। कुछ सुनने में आया है कि वो चीज़ जो भुला रहे थे वो बिगड़ गई और उसके बाद जगह छोड़नी पड़ गई। मैंने आशु से कहा कि भाई ये सारी चीज़ें ना जगह लेने से पहले देखी जाती हैं, आसपास के लोगों से कुछ पता ही कर लेता, सस्ता मिल रहा है। तो आशु ने कहा कि यार नितिन, जब हमारी डील चल रही थी ना पैसों की, मैंने ऐसे ही कहा था, देख जो कस्टमर है वो तो बोलेगा ही कि थोड़े पैसे ठीक ठीक कर लीजिए, थोड़ा गुंजाइश हो पाए। तो उसने तुरंत ही मतलब इतने पैसे कम कर दिए थे। तो अंकल ने बताया कि बेटा जितने पैसों में आपको मिला है ना, पूरे एरिया में चले जाना, अगर आपको मकान मिल जाए तो मैं अपना मकान फ्री में दे दूंगा। यहाँ ये रेट है ही नहीं। उन्हें तो ये जगह बस और इतनी जल्दी काम करके गए हैं, तुरंत से तेज काम किया है। जहां मैंने खरीदा, जहां साइन हुआ, भाई साहब अगले दिन तो पूरी फैमिली शिफ्ट। भाई 10, 15, 12 दिन कुछ तो लगता ही है ना आदमी को सभी चीज़ें मैनेज करने में। मैंने कहा तूने लोन भी कराया होगा? हाँ भाई लोन, और मतलब मैं फंस गया भाई। मैंने टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं होता, देखते हैं। मतलब अभी तो जो मुझे महसूस हुआ, वरना मुझे क्या पता कि तूने हिंदू से खरीदा मुस्लिम से, मुझे क्या पता। लेकिन मैंने उस फैमिली को वहाँ बैठे नमाज पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन जो लगा वो मैंने उसे बता दिया। हमने वो दरवाज़ा दोबारा भी खोल कर देखा था, मतलब अपने दोस्त को दिखाने के लिए आशु को, लेकिन कुछ था नहीं। तो आशु ने कहा कि एक काम करते हैं, घर चल रहे। मैंने तो ये ऊपर बंद तो करा। वो लाइट वगैरह बंद करने के लिए जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ा तो कहता है कि 1 मिनट यार, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, तू लाइट बंद करके आ, मैं बात कर लेता हूँ, वरना घर में कहीं नेटवर्क है कहीं नहीं है, गुस्सा ना हो जाए। मैंने चल मैं जाता हूँ। उसने चाबी दे दी। मैं सबसे पहले एक रूम में गया, फिर दूसरे में, और उस वाले में ना मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं सही बताऊँ आपको, जिसमें मैंने कुछ ऐसा देखा था। तो ये पता था कि दरवाज़ा खोलो तो लेफ्ट साइड पे ही, उसी दीवार पे ही स्विचेस थे। तो मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर, मतलब अंदर की तरफ देख भी नहीं रहा, और मैंने स्विच बंद करे, दरवाज़ा बंद करा। फिर वो जो दरवाजे के नीचे थोड़ा सा पोर्शन खुला रह जाता है ना, उसमें फिर से लाइट ऑन दिखी। अब मैंने पहले इधर उधर देखा, मैंने भाई कोई और चीज़ तो नहीं दिख रही। दरवाज़ा दोबारा सा हल्का सा खोला, फिर लाइट बंद करी, दरवाज़ा बाहर से बंद किया, चटकनी लगा दी। जैसे ही चलाऊँ दोबारा से लाइट ऑन हुई। मैंने फिर नहीं खोला दरवाज़ा। मैंने कहा भाई नहीं, ये मतलब अपने बस की तो खैर नहीं है, हम उतारे थोड़ा ना जानते। यहाँ से मैं चला हूँ, उसके बाद हल्का सा एहसास हुआ कि कोई बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हुआ है। बहुत मतलब लगा, पलट कर देख रहा हूँ, कुछ नहीं है। अब सिर्फ स्टूडियो वाला जो पोर्शन था उसकी लाइट बंद करनी थी। और इसने बहुत प्यारा, सामने से भी बहुत प्यारा लगता है, जो सामने का बहुत बड़ा दीवार है ना, उस पर इसने टोटल कांच लगवा रखा है। जबकि कांच में तो वॉइस रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन कांच भी इस तरह से लगा हुआ है कि आपकी आवाज़ को रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, बट आप सामने वाले को देख सकते हो। अगर कोई आपको ऑपरेट कर रहा है जो आपको बाहर बैठ के सुनेगा, समझ रहे हो ना, स्टूडियो आपने देखा है, नहीं तो मैं अपना ही दिखाऊंगा ऑफिस वाला। तो उसमें ऐसा रहता है कि बाहर से जो मैनेज कर रहा है, जो कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर रहा है, और अंदर आप जो स्टूडियो में बोल रहे हो, उन दोनों के बीच में कांच रहता है, तो एक दूसरे को देख सकते हैं कि आवाज़ उठा दो, ग्रेन्स गिराओ, या जो भी है बात करने का एक जरिया हो जाता है। जब मैं अंदर वाले रूम में गया हूँ, स्टूडियो की लाइट वगैरह बंद करी, एसी बंद करा। दरवाज़ा जो होता है ये एयर प्रेशर वाला होता है, जो कोई भी स्टूडियो का मेरा खुद का ये वाला जो दरवाज़ा है, इसे आप एक हाथ से खोल बंद नहीं कर सकते, दोनों हाथ से पूरा जोर लगा के अपने पूरे शरीर का वजन दोगे तब जाके मेरा दरवाज़ा खुलेगा, और तभी बंद होगा। अंदर आने के बाद पूरी जान लगाकर आपको हैंडल पकड़ के लटकना पड़ेगा, तभी दरवाज़ा बंद होगा, वरना नहीं होने का। और ये जो भी आप अच्छे स्टूडियो देखोगे उसमें होता है, एयर प्रेशर वाला ही दरवाज़ा लगाना पड़ता है। और मेरे में जो आपको अभी आवाज़ें आ रही है ना, वो इस वजह से कि एक हमारी विंडो में काम चल रहा है। अब वही है, मिस्त्रियों का आपको पता है, एक बार काम छेड़ देते हैं उसके बाद तो छोड़ते ही नहीं है कि इसी घर को ताजमहल बनाएंगे।
है, मतलब इसीलिए मेरे में थोड़ी बहुत आपको बाहर का आवाज़ आ रहा है। काम होगा अब इसका 2-1 महीने बाद। अभी तो फिलहाल स्टूडियो में कुछ और ही चीज़ चल रही है। तो मैंने अंदर स्टूडियो की लाइट वगैरह बंद करी, बाहर आया तो माइक के बिल्कुल पास में ऐसा लगा जैसे बुरके में एक औरत खड़ी थी। अब उसमें रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। जिस कमरे में मैं खड़ा हूं इसका मतलब मेरे पीछे कोई खड़ा है। अब ऐसे में हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी, मैं सही बताऊं अपनी। मैं बस ऐसे ही इधर उधर देखता हुआ इस कमरे के कॉर्नर तक आया, स्विच बंद करे, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद बाहर वाले उसमें जो कॉरिडोर सा बना हुआ था उसमें आ गया। उसने आवाज दी, आशु ने, कहाँ रह गया? मैंने आ रहा हूं भाई। डोर वगैरह अच्छे से लॉक कर दिए थे? मैंने, हाँ। घर चल रहे। घर पे आने के बाद इसने घर में कुछ नहीं बताया, कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि ऐसे कोई गलत जगह ले ली है। घर वाले थोड़े से मॉडर्न हैं, एडवांस हैं इसके आशु के, और इन चीज़ों पर यकीन भी नहीं करते। भूत प्रेत आत्मा सिर्फ पिक्चरों में होता है, असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आशु और मैं इसके रूम में थे, खाना वगैरह खा चुके थे। मैंने गौरव और शोभित को कल सुबह तक बुलवा, और फिर हम चारों यहाँ नोएडा में कोई पंडित जी होंगे, उनके पास चलते हैं, एक बार वास्तु और घर दोनों दिखवाते हैं। कह रहा नहीं, वो यहाँ पूजा के लिए एक पंडित जी हैं, वो आएंगे 3 दिन बाद, उनका नंबर है, उन्हीं के पास चलते हैं। मैंने कहा चल भाई। हम उनके पास गए, मतलब ये अगले दिन गौरव और शोभित भी आ गए थे, तो हम चारों थे गाड़ी में। उनके पास गए और उन्होंने बड़ा मतलब हमें रिलैक्स किया बातों से। इस बात को सुनकर अच्छा लगा कि कोई अप्रिय शक्ति अगर कहीं रुक जाती है तो उसकी मुक्ति का एक जो साधन बनता है, आपको वो करना होगा, एक पाठ होता है। और ये आपके गृह पूजा से, गृह प्रवेश वाली पूजा से पहले करी जाएगी। मैंने कहा हाँ, ये जो आपने बताया ये होता है, और पंडित जी थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में पता है मुझे, और मैंने ही एक्सपीरियंस करा है। तो बेटा कौन हो, कहाँ रहते हो? मैंने अपना बताया कि मैं पहली बात तो यहाँ का नहीं हूँ, इधर नहीं रहता मैं, और मैं सिर्फ अपने दोस्त आशु की वजह से आया था। गौरव और शोभित के बारे में पूछा। इन्होंने कहा कि भाई हम दिल्ली में रहते हैं दोनों जने। तो ये जो शोभित था ना, इसने थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर दी वहाँ। ये हंसता हुआ फ़ोन निकालता है और चलने लगा। मैंने उसे देखा, पहली बात तो ये बिहेव गलत है, आप एक तरह से बेइज्जती करके उठे हो ना किसी की। पंडित जी ने कहा कि बेटे को शायद इन चीज़ों पे यकीन नहीं है। आशु ने कहा जी यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन नितिन को कैसे पता कि मैंने किसी मुस्लिम फैमिली से खरीदी है? इसने कैसे किसी को देखा? कर बेटा बहुत सी शक्तियाँ किसी से कनेक्ट करने के लिए मतलब अपने आप को दिखा सकती हैं। मुझे कह रहे थे कि वो आप कुछ पढ़ते हो? मैंने कहा मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हो, लेकिन पंडित जी नहीं, मैं बस हाँ महसूस हो जाता है। करे कब आपने सबसे पहले एक्सपीरियंस किया था? मैंने जब मैं 7 साल का था, बिल्कुल अपने घर के सामने वाले मकान में एक चीज़ मैंने पेड़ से उतरती हुई देखी है। उसके बाद से मुझे ये हल्का फुल्का सा एक्सपीरियंस हो जाता है। कह रहे भाई साहब ये हल्का नहीं है। कह रहे यहाँ से ये जो पंडित जी हैं ये हमारे साथ गाड़ी में बैठते हैं। जब चलने वाले थे तो वो जो हमारा दोस्त हंसकर निकला था शोभित, वो गाड़ी चला रहा था। तो उसने हंसते हंसते कहा कि पंडित जी आप जब वहाँ पहुँचोगे तो भूत को पकड़ लोगे हैं। उसने कहा कि बेटा आप ना इन चीज़ में अगर यकीन नहीं रखते तो वहाँ अंदर मत जाना, ठीक है, आप बाहर ही रहना, वरना हमने ऐसा देखा है कि जिसे ये सब मजाक लगता है और जब उसके सामने कोई चीज़ आती है तो बहुत ज़्यादा भयानक आती है। तो उसने कहा नहीं नहीं, फिर एक काम करो, सबसे पहले मुझे ही भेजो, उस घर में सबसे पहले मैं ही जाऊँगा, ठीक है। अरे तूने हमें स्टूडियो दिखाया नहीं, पंडित जी को लेकर चल रहा है। मैंने कहा देख थोड़ा शांति रख, है ठीक है, तुझे मजाक करने की आदत होगी, लेकिन पहली बात तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक आदमी ने अपना काफ़ी पैसा लगा दिया, बैंक से पैसा उठा रखा है, बाजार से पैसा उठा रखा है, एक स्टार्टअप खोल रहा है वो, उसकी कितनी उम्मीदें हैं, यहाँ से कुछ कमाएगा, मजाक बना रहा है यार। नहीं तो उसको बेच के कहीं और बना ले जब ऐसी कोई दिक्कत लग रही है। ऐसी जगह एकदम से बिकती नहीं है। अच्छा नितिन, वैसे एक बात बता, पंडित जी के साथ तो तू भी जा रहा है, तू भी इन चीज़ों को थोड़ा देख सकता है, तो जब तुझे प्रेत दिखे ना मुझे बताइयो। मैंने कहा ना ना, एक काम कर, तू ये बात ना थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, अगर तुझे कुछ दिख जाए या महसूस हो जाए तो मुझे और पंडित जी को जरूर बताइयो। तो क्या बोलता है कि भाई 10-10 हज़ार की लगा ले,
मैंने कहा 10,000? मैंने 50 लाख, 2, 3, 5, मैं किसी में भी नहीं आऊँगा। मैं उनमें कहा हो ही नहीं, ये करके दिखाओ और वो करके दिखाओ। भाई तू गलत जगह कर रहा है प्रयास जो, तो रहने दे। तो शोभित जिस तरह से मजाक कर रहा था, गौरव के चेहरे पर एकदम अजीब सा डर दिख रहा था। जब गाड़ी वहां स्टूडियो के पास पहुंची, हम सब जब उतर रहे थे, तो गौरव ने कहा तुम जाओ, मैं नहीं आ रहा। मैंने समझ सकता हूं, कोई बात नहीं, तू बैठ। तो शोभित बोला अरे तुझे क्या वो डर गया है? भाई तू तो बहुत कुछ अपने बारे में बताता था। कह रहा बस मैं यहाँ अंदर नहीं जा रहा। नितिन गलत नहीं कह रहा, यहाँ कुछ बड़ी चीज़ है। ये जो पंडित जी हैं, पंडित जी ने एक स्टेप चढ़ा था सीढ़ी पर, सिर्फ एक स्टेप। इन्होंने ऊपर देखा और फिर देखने के बाद कहते हैं कि बेटा तुझे जाना है सबसे पहले शोभित को। शोभित ने कहा क्या हो गया, आपको डर लग रहा है? पंडित जी मतलब आप तो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए आए थे। मैंने फिर वही बात कर रहा है, बड़ों का कुछ मान सम्मान कुछ। अरे यार चाबी दो मुझे, मैं खोलता हूँ जाकर स्टूडियो। तो जिसने खरीदा था उसका नाम है आशु, बस ध्यान रखना। और जो अब ये चाबी लेकर चल रहा है लड़का, ये है शोभित। और गौरव गाड़ी में था, वो नहीं आया। मैं और पंडित जी ठीक शोभित के पीछे चल रहे थे। शोभित ने जाकर दरवाज़ा खोला और इसे धक्का लगा बहुत ज़ोर से। मतलब दरवाज़ा जो है ना, ये बाहर की तरफ ही खुलता था। जब इसने दरवाज़ा खोला है तो इसे धक्का लगा, सामने वाली दीवार पर जाकर लगा है लड़का। मैंने वहीं से खड़े खड़े, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम से पहुँच गया उसकी मदद करने लग गया, नहीं नहीं, जो हुआ वही बता रहा हूँ। मैं वहीं से खड़े होकर उसे ऐसे देख रहा हूँ और आवाज़ दे रहा हूँ उसे, मैंने क्या हो गया, तू ठीक है शोभित? शोभित कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, बिल्कुल साइलेंट। पंडित जी ने कहा हट बेटा, मैं जाता हूँ। मैं वहीं थोड़ा दीवार से लगकर खड़ा हो गया, मेरी हिम्मत नहीं। गौरव जो गाड़ी में बैठा हुआ था वो गाड़ी से उतरकर बाहर आ गया, देखने लगा, पूछ रहा है इशारे से क्या हुआ। मैंने 1 मिनट। और जिसने मकान खरीदा था, इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे कि भाई नुकसान हुआ है बहुत बड़ा। मुझे मूर्ख बनाकर कोई लोग निकल गए यहाँ से, और ये जगह तो ठीक नहीं है। अब ऐसी जगह मैं किसी को किराए पर दूं कि भाई 1000 रुपये घंटा, 1500 रुपये घंटा। रिकॉर्डिंग में ये चलता था उस वक्त, अब तो रेट ज़्यादा है। कोई काम क्यों करेगा और कैसे करेगा? पंडित जी उसके पास आए, उठाते हैं उसे, उठ जा बेटा, ठीक है तू? क्या हुआ था? कुछ समझ नहीं आया। मैंने शायद दरवाज़ा गलत खोला था। मैंने दरवाज़ा खोलने से ऐसे धक्के लग जाते हैं क्या? मैंने अब भी समझ आ रही है चीज़। पंडित जी ने कहा कि बेटा एक काम करो, आप भी यहीं रुको और तुम भी यहीं रुको, मैं अकेला ही जाऊंगा इसमें। मैंने कहा पंडित जी आप मतलब कंफर्टेबल हो इस चीज़ को लेकर कि जो चीज़ है बहुत भारी है? उन्होंने कहा बहुत जगह होता है कि हमें वो परेशान करके जगह से हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, लेकिन बहुत सी जगह चेतावनी मिलने से हमें जगह छोड़ देनी चाहिए। बस मैं ये देखकर बता दूंगा कि आप यहाँ अगर पूजा करा देते हो तो उस चीज़ को रोक पाओगे या नहीं। पंडित जी अंदर मकान में गए, 15-1 मिनट लगा था उन्हें कहा कि हो जाएगी यहाँ पूजा, और जो भी चीज़ है उसे हम भेजने में मतलब पर्याप्त है हमारे पास, ये पॉसिबल है, टेंशन मत लो तुम सब। बड़ी तसल्ली सी हुई, मेरे दोस्त को सबसे ज़्यादा हुई, आशु को, कि भाई पैसा लगा है मकान में। इनॉग्रेशन का जो इसने कार्ड छपवा रखा था वो बांट भी चुका था, उसे अब रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर दिया है, अपना पूरा ग्रुप भी था, अपने दोस्त भी आ रहे हैं, कॉलेज के लोग भी आ रहे हैं, इसका जो सर्कल है उस तरफ के लोग भी आ रहे हैं। मैंने 1 दिन छोड़ के तेरा इनॉग्रेशन है, कैसे मैनेज करेगा? पंडित जी ने बताया कि 48 घंटे की पूजा रहती है, वो 2 दिन की पूजा रहेगी, और ये गृह प्रवेश से पहले होनी चाहिए। आज का आधा दिन तो चला गया, कैसे कराओगे? उसने कहा पंडित जी कुछ भी करके आप कोई एक जगह उस शक्ति के लिए करवा दो कि भाई उससे वो बाहर नहीं आए, मैं अच्छे से पूजा पाठ करा लूँ। तो पंडित जी ने यहाँ 8 बजे रात को, शाम मतलब पूजा शुरू कराई। तो ये जो पंडित जी हैं ना, इन्होंने शाम तकरीबन 8 बजे बताया कि मैं यहाँ पाठ करने आऊँगा। और जिस स्टूडियो की इन्होंने बताई, इसने 2 स्टूडियो एक तरह से तैयार करवा रखे थे वहाँ। एक ही मैंने देखा था, दूसरे वाले को मैंने चेक नहीं किया था, वही डर की वजह से कह सकते हो आप। उन्होंने उस कमरे में बैठ के बोला कि पूजा होगी, उसके अंदर लेकिन कोई खिड़की नहीं है, दरवाज़ा खुला रखकर पूजा करनी होगी।
वहाँ कोई छोटा सा टेबल फैन लाकर लगाइए, क्योंकि जब वहाँ धुआं उठेगा तो वो धुआं भी कहीं ना कहीं से बाहर होना चाहिए। हमने ये सारी चीज़ें मैनेज करी। छोटा सा टेबल फैन बाज़ार से ख़रीद लाए थे। भाई एडजॉस्ट तो था नहीं कि फ्रेश एयर हो, एडजॉस्ट जो होता है वेंटिलेशन जो होता है उसके लिए, तो छोटा सा टेबल फैन लिया, दरवाजे को खोल दिया, उसमें दरवाजे में हमने नीचे वो ईंट लगा दी थी, क्योंकि इस वाले दरवाजे में कोई डोर स्टॉपर नहीं लगता है। बाहर से ईंट लाकर जो जो जुगाड़ वगैरह किया वही बता रहा हूँ आपको। हमने ईंट लगा दी। मैंने पंडित जी से कहा कि आपको और कुछ चाहिए हो तो बताइए। कह रहे बेटा आप में से कोई अब 3 घंटे घर में नहीं आएगा। मैंने हम नीचे गाड़ी में ही है, नहीं आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होगी तो यहाँ कौन मैनेज करेगा। हमें पक्का ध्यान है, पंडित जी जब पूजा करने बैठे थे, और वो बाद में भी पंडित जी ने बता दी थी, उन्होंने कोई सामान नहीं सरकाया था कहीं का भी। जहाँ पर उन्हें जगह दी थी वो वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए थे और उन्होंने अपनी चीज़ पढ़नी शुरू कर दी। और इनके साथ 2 और आए थे, 3 पंडित जी थे। जो नीचे मकान मालिक है वो बाहर गेट पर ताला लगाने आए तो कहते हैं कि बेटा सामान वगैरह शिफ्ट करना है तो दिन में कर लेते हैं। मैंने सॉरी अंकल क्या कह रहे हो आप? हम सामान वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं, रात है, अब सोने का टाइम है, वैसे डिस्टर्बेंस कोई नहीं, लेकिन आप सब ठीक हो? मैंने कहा नहीं अंकल, सामान थोड़ा ना शिफ्ट कर रहे हैं, वो पंडित जी आए हैं पूजा कर रहे हैं। ठीक है बेटा, वो ये बोलकर चले गए भाई साहब अंदर। मैंने अपने दोस्त से कही, आशू से, कि यार पंडित जी को अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम चलते हैं ना, उन्हें सामान वगैरह उठाकर रखना पड़ रहा है। हाँ हाँ चल चल चल। हम यहाँ से ऊपर आए तो इसने बहुत लंबा एक सोफा लगवा रखा था, रिसेप्शन पे एक काउंटर बना रखा था, एक पीछे चेयर, भाई साहब सब इधर उधर था। मैंने कहा पंडित जी को इस कमरे में शायद हो सकता है कोई चीज़ देखनी थी, चेक करनी थी, इसलिए करा होगा। हाँ हो सकता है। हम चुपचाप उस जगह को ठीक से वैसे ही कर दिया मैंने और आशू ने, और नीचे आ गए दोबारा गाड़ी के पास। मकान मालिक दोबारा गेट पर आया। बच्चों बुरा मत मानना, देखो ये क्या करवा रहे हो ऊपर, तो अभी बंद करवा दो उसे। मैंने कहा अंकल कोई प्रॉब्लम हो रही है? कह रहे आप अंदर आओ जरा। उन्होंने अपने गेट का दरवाज़ा खोला। हम चारों लड़के उनके बाहर वाले कमरे में आकर खड़े हुए, जो ड्राइंग एरिया था उसमें। ठक 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 ठक। मैंने कहा ये पंडित जी इस कमरे में थोड़ी ना बैठे हैं। गौरव क्या बोलता है कि भाई मैं जाऊं देखने। मैंने कहा ना ना, शोभित जाएगा। मैंने शोभित देख के आई हो पहले वाले कमरे में, ये ठक ठक किस चीज़ की हो रही है? तो सोच रहा मुझे डर लग रहा है। अरे पंडित जी अपनी पूजा पाठ जो कर रहे हैं उसके अंदर ज़रूरत होगी, किसी चीज़ को पीस रहे होंगे। मैंने कहा ना ना, इस कमरे में नहीं है पंडित जी, ये आवाज़ ठीक इसी के ऊपर आ रही है जो हमारा पहला कमरा है ना, जाकर देख कर आ। ये गया, इसने दरवाज़ा खोला। एक औरत बैठी है, इसकी तरफ देख रही है, और ये सोफे और वो जो था ना रिसेप्शन काउंटर जो बनाया था, उन दोनों के बीच का एरिया है, वहाँ बैठी हुई है, दीवार से ऐसे पीठ लगा रखा है। शोभित को भी पता है कोई पंडिताइन नहीं आई थी, हमारी कोई दोस्त भी नहीं आई हुई, यहाँ किसी को रेंट पे भी नहीं दे रखा। औरत कौन है ये? बाल बिखरे हुए से हैं, अजीब सी है। और शोभित को देखते देखते उसने जमीन पे सिर मार दिया। शोभित ने कहा अरे क्या क्या कर रहे हो, लग जाएगी। और ये बोला बहुत तेज। पंडित जी ने अंदर वाले स्टूडियो से बोला जो भी है बेटा तुरंत घर से बाहर निकल। ये भागता हुआ नीचे आया हमारे पास। यार उसे रोक भाई, कोई बात हो जाएगी ना तो पुलिस केस हो जाएगा। क्या क्या कौन है वो, मूर्ख है क्या? मैंने 1 मिनट थोड़ा गहरी सांस ले, क्या हुआ, क्या देखा है? अरे यार वो कौन है, तुमने किसी को हायर कर रखा है क्या? कोई तेरे रिसेप्शन पे काम करती हैं? नहीं भाई अभी तो इनॉग्रेशन नहीं हुआ, अभी तो कोई टीम वगैरह नहीं है। क्या बोल रहा है? 1 मिनट चलो मेरे साथ। हम उसके साथ गए और मैं, गौरव, आशु सभी शोभित के साथ गए। दरवाज़ा खोला, भाई कुछ भी नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या दिखा था तेरे को? यार पंडित जी ने फिर से कहा आप सब अब घर में 2 घंटे नहीं आओगे। मैंने कहा ठीक है पंडित जी, गलती हो गई हमसे। हमने दरवाज़ा बंद किया। सीढ़ियों पर ही हम खड़े होकर बात कर रहे थे, फिर से आवाज ठक ठक ठक। शोभित ने कहा कि यार ये भूत प्रेत आत्मा भाई सब होते हैं, ना जाने, मतलब मुझे ऐसा नहीं पता कि कैसे दिखते हैं क्या है, लेकिन वो औरत बड़ी भयानक सी थी। और मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला था, वो मुझे लगातार देख रही थी। मैंने बिल्कुल ऐसे देखा है आमने सामने। कमरे की इसकी बहुत ज़्यादा लाइट ऑन नहीं थी, बहुत
मीडियम लाइट ऑन थी, जैसे फॉल सीलिंग होती है ना, उसमें छोटे छोटे जो होते हैं नाइट बल्ब टाइप का, वार्म लाइट, कुछ अच्छा सा प्यारा सा इंटीरियर करा रखा था, उसमें हल्की फुल्की सी लाइटें ऑन थी। उसमें वो मुझे प्रॉपर दिख रही थी, ज़मीन पर बैठी हुई है और उसके बाल ज़मीन पे मतलब ऐसे फैले हुए थे, ठीक है, और उसने मुझे देखते देखते अपना माथा ज़मीन में मारा है, और वही आवाज़ है जो नीचे ठक ठक आ रही है। मैंने पंडित जी आकर बताएंगे कितना होगा क्या होगा, और चलो गाड़ी तक चल रहे। हम नीचे आए, मैंने उन अंकल से कहा, अंकल सॉरी उस आवाज़ के लिए, लेकिन हमारे घर में हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये जो आप शक्ति के बारे में बात कर रहे हो ना, पैरानॉर्मल एंटिटी, ये उसके माध्यम से आती कोई आवाज़ है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो पंडित जी पूजा कर रहे हैं शायद उसके बाद ये आवाज़ आनी रुक जाए। पंडित जी जितनी जितनी देर तक ये पूजा करते जा रहे थे उतनी मतलब ऊपर हलचल हो रही थी। ये जो नीचे वाली फैमिली है, रात के 2:30 बजे, अब सोच कर देखना यार, हम गाड़ी के बाहर ही खड़े थे, कभी अंदर बैठ गए, कभी थोड़ा सा वॉक कर लिया। रात के 2:30 बजे के आसपास या 2 या 2:15 के आसपास का समय होगा, ये पूरी फैमिली अपने बाहर बालकनी में आकर खड़ी हुई थी। जो नीचे लोग रहते हैं उनके बारे में बोल रहा हूं, और चुपचाप बस ऐसे हाथ बांध कर खड़े हैं। अब मैंने बस ये देखा, हमने बात वगैरह कुछ नहीं करी। आशु का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। या नितिन, बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, ऐसी जगह मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। ये सारे लोग बाहर क्यों खड़े हैं? मैंने जब घर में कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो रहा हो ना, तो आदमी को नींद नहीं आती है, और इनके तो ठीक सिर के ऊपर ये सब कुछ नाच हो रहा है। यार पंडित जी को काफ़ी देर नहीं हो गई? मैंने कहा हाँ, लेकिन उन्होंने मना किया है ना कि हमें नहीं आना है। 15 या 20 मिनट बाद पंडित जी आए थे। उन्होंने कहा बेटा, अब जो गृह प्रवेश वाली पूजा है वो होगी, कल सुबह आपके सभी दोस्त वगैरह आएंगे ना, उसके बाद एक काम करिएगा, मिठाई मत रखिएगा यहाँ, तो 1 दिन बाद मैं ये पूजा करूँगा जो मुझे फाइनल करनी है। मैंने कहा तूने कैटरिंग को ऑर्डर जो दे रखा उसमें से मिठाई हटवा दे। कह रहा यार पैसे वगैरह सब चले गए। मैंने तो पैसे जाते हैं जान दे, 150 का नुकसान हो रहा है ना, होने दे, लेकिन जो पंडित जी कहते हैं उस बात को मान। ठीक है, मैं सुबह मना कर दूंगा। जैसा यहाँ पंडित जी ने बताया था, हमें वो काम करना था। इसने अपने घर में ये चीज़ डिस्कस नहीं करी थी आशु ने, कि मैंने कैटरिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। अगले दिन बहुत बढ़िया से गेट टुगेदर हुआ, बहुत अच्छे से पूजा पाठ हुई, बहुत अच्छे से लोगों ने एंजॉय किया, बहुत सारी बधाइयाँ मिली, बहुत कुछ बढ़िया सा रहा। शाम 5-6 बजे तक इसके ये जो पार्टी है पूरी हो चुकी थी। फैमिली आई हुई थी, इसके चाचा ताऊ, बहुत घर के और भी लोग, और भाभी थी एक इसकी, वो प्रेग्नेंट थी। जब वो आई थी तब पंडित जी ने मतलब आशु को बुलाकर बात बोली। फिर आशु ने मुझे कहा मंदिर से कोई चीज़ लेकर आने के लिए, और साथ में जो हनुमान जी के बाएं पैर का तिलक होता है वो लाने के लिए। पंडित जी ने सभी के जब टीका लगाया, जो वहाँ पे प्रेग्नेंट आई हुई थी भाभी, उनको बुलाया, उनके वो टीका लगाया था। उन्होंने कहा पंडित जी मेरे सब कुछ टीका जो अलग लग रहा है वो क्यों? उन्होंने कहा बेटा आपके साथ नई जीवन की शुरुआत होने वाली है, इसलिए आपके लिए स्पेशल। और ये किसी को पता नहीं चल पाया इस बात का कि क्यों किया गया था। जब आप ऐसी जगह आते हो जो हॉन्टेड है, जो स्केरी है, और इत्तेफाक से जो प्रेतों को बहुत ज़्यादा चीज़ लुभा जाती है उसके साथ आते हो, तो आप पर 100% कोई चीज़ साथ लग सकती है। ये इसी वजह से पंडित जी ने काम किया था। आज का दिन जब पूरा निकल गया, अच्छे से सब पूजा पाठ हो गई, 5-5:30 बजे का वक्त था जब पंडित जी यहाँ से जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा मैं अब कल आकर वो जो हमारी मेन पूजा है 3 दिन वाली वो करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, और हाँ ध्यान रखना कुछ बातों का जो मैं बताकर जाऊँगा। ठीक है। अब पंडित जी यहाँ से चले गए। मुझे बोलता है आशु कि यार वैसे तुझे आज रात जाना था, तू कल रुक जा, पंडित जी पूजा शुरू करेंगे उसके बाद चला जाइयो। मैंने ठीक है, मैं 1 दिन और रुक जाऊँगा। गौरव और शोभित तो पास ही रहते थे, उनका डेली का अप डाउन हो रहा था, लेकिन इसने आशु ने इन दोनों को भी रोक लिया कि आज चारों यहीं पर रुकेंगे इसी वाले घर में, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इनॉग्रेशन होता है तो घर के किसी को रुकना चाहिए। आप नया मकान दुकान खरीदते हो तो खाली मत छोड़ना उस रात के लिए।
और ये ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, घर के किसी व्यक्ति को रुकना ज़रूरी होता है। जो आशु की फैमिली है वो बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर विश्वास ना करने वाली थी। तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि अरे कौन रुकता है, तू घर आ, पूरे दिन का थका हुआ है, पार्टी कर रहा है, तुम चारों को पार्टी करनी है तो यहीं आ जाओ। उसने कहा कि नहीं, हमको यहाँ पार्टी करने के लिए नहीं रुक रहे हैं, कुछ भी दिमाग में मत लाइए, हम कोई खाना पीना नहीं कर रहे, कोई ड्रिंकिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन पंडित जी ने बताया था, अरे तू कितना इन चीज़ों को मानने लग गया है। ठीक है, लेकिन हम चारों आज यहीं रुक रहे हैं। हम वहाँ रुके रात को 2 बजे करीब ये दरवाज़ा नॉक हुआ। 1 मिनट, थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूँ। स्टूडियो की तरफ का दरवाज़ा नॉक हुआ। हम चारों इसी कमरे में बैठे हैं। हिम्मत नहीं हो रही जाकर देखने की। शोभित जो मजाक बना रहा था उसके मन में डर आ चुका था। गौरव, यार मैं तो इससे अच्छा अपने घर ही चला जाता यार, बेकार मैं तुम लोगों की वजह से यहां रुक गया। वो नॉक होने वाली आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई। हम उस वक्त जब भी ये होता था ना, समय देखते थे, इसलिए मुझे एग्जैक्ट टाइम भी पता है। 2:20 2:25 के आसपास का समय रहा होगा। दोबारा से नॉक होने वाली आवाज आई। अब खुला दरवाजा। मैंने आपको शुरुआत में कुछ बताया था कि इस दरवाजे को जो साउंड प्रूफ वाला बनता है, वैक्यूम डोर जो होता है, उसे आप भरपूर जोर लगाकर प्रेशर से दरवाजे को धक्का दोगे तब जाकर खुलेगा। ये कोई हवा से लहराने वाला दरवाज़ा नहीं होता। हमारे घर के कैसे हैं कि बाहर हवा चल रही है तो दरवाज़ा कभी कभी लहरा जाता है ना, लेकिन ये नहीं हो सकता। इसे तो प्रॉपर खोलेगा कोई। उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। हम चारों, जो कोई सोफे पे बैठा था, कोई नीचे बैठा हुआ था, और मैं उस वक्त वो जो रिसेप्शन वाली टेबल है ना उसके ऊपर बैठा हुआ था। हम सारे जो अपना अपना काम कर रहे थे, कोई चिप्स खा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई फ़ोन पे देख रहा है, सब एकदम सारी चीज़ों को साइड करके दरवाजे के कॉर्नर की तरफ देखने लगे जहाँ से इस कमरे में एंट्री होगी। वो जो पीछे वाला दरवाज़ा खुला है स्टूडियो का, उसके बाद कॉरिडोर है, उसके बाद ही तो यहाँ पर आएगा जो भी है। किसी के चलने की आवाज़ आई, प्रॉपर आई है भाई साहब, चारों को अपनी अपनी जगह पर एकदम खड़े हो गए। मैंने कहा भाई एक काम करो, बाहर चल के गाड़ी में बैठते हैं। हाँ, वही ज़्यादा ठीक रहेगा। शोभित क्या बोलता है, नहीं, जब हम सारे यहाँ पर हैं तो डरने वाली क्या बात है। आशु के मन में आ रहा था कि यार अभी ये पहला दिन है और मुझे यहाँ काम करना है। ऑफिस में कभी कभी देर रात भी हो जाती है। मैं जिसको ये रेंट पर दूंगा, कोई यहाँ पर रिकॉर्डिंग करेगा दिन में या रात में, उसके साथ भी तो ये सब कुछ हो सकता है। और वो एक को ऐसा एक्सपीरियंस होगा, वो 100 को बता देगा। तो मेरी ये जो अभी ओपनिंग करी है ये तो शटर डाउन हो जाएगा भाई। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, एक गड़बड़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो पंडित जी जब पूजा कर देंगे ना उसके बाद ही सब कुछ ठीक होगा। ये रात में हमारे को और कोई अजीब सा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। कोई नहीं सोया, हम चारों में से कोई नहीं सोया। सुबह 6-7 बजे करीब इंतज़ार होने लगा। हमने खुद ने यहाँ झाड़ू पोछा साफ सफाई करी थी, चारों दोस्तों ने। पंडित जी आने वाले हैं। 8 बजे उन्होंने बोला था भाई साहब, 8:30 पौने 9 बज गए। मैंने एक बार पंडित जी को फ़ोन तो करा, कहाँ पहुँचे। उसने फ़ोन करा तो किसी महिला ने उठाया। उन्होंने कहा वो अभी बात नहीं कर सकते और डॉक्टर साहब ने मना किया है। स्पीकर पे बात हो रही थी। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने नमस्कार, वो बात नहीं कर पाएंगे, मतलब आज पूजा में आएंगे वो। उन्होंने कहा बेटा आपको पता नहीं है क्या, इनका दुर्घटना हो गया, सुबह एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हो गया? कहाँ पर है? तो नोएडा का ही एक अस्पताल बताया था कि वहाँ एडमिट है और दोनों पैरों में चोट लगी है और गर्दन पे पीछे काफ़ी चोट आई है और सिर में टांके आए हैं। मैंने कहा भाई अब देखिए, इंसानियत के नाते हमें उनसे मिलने जाना था और मिलने जाने की एक बड़ी वजह भी थी कि कहीं कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से तो आप पर कोई हमला नहीं हुआ। हम वहाँ पहुँचे, पंडित जी की हालत बहुत सही में ख़राब थी। उनके दोनों पैरों में प्लास्टर था, बोलने की स्थिति में थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो पंडित जी ऐसे हाथ उठा रहे। मैंने कहा ये मत करो, आपने बहुत बड़ी बला कोई अपने ऊपर ले ली है। उन्होंने कहा बेटा मुझे पता ही नहीं चला कि ये कैसे हुआ है, और हाँ वो जगह तुम
कुछ नहीं करवा पाओगे। आशु की हिम्मत टूट गई। मैंने यहां से बाहर आने के बाद अपने पंडित जी को फोन किया, जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो विदेश में है। उन्होंने कहा, बेटा उस जगह की मिट्टी बिना देखे मैं कैसे करूंगा, या तो उसकी मिट्टी किसी कोई तुम्हारा और जानकार हो। मैंने कहा, आपके अलावा मैं जानता ही किस हूं। करे उन पे जिन पे बला आई है उनसे एक बार पूछ कर देखो, कोई चीज़ दिखी थी उन्हें। तो मैंने फिर इन वाले पंडित जी से बात करी जो यहाँ पर हमारे मतलब स्टूडियो में आए थे। उन्होंने कहा, एक तरह की चेतावनी है। उस जगह 3 है, एक नहीं है 3 है। 2 औरतें हैं, एक आदमी है। और एक औरत वो है जो इस घर में मरी है गिरने की वजह से। उसके सिर में चोट आई थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसे कोई ले जाने वाला घर पे था नहीं, वो बेहोश हो गई थी। और काफ़ी टाइम पहले, 25-30 साल पहले की बात है ये। उसने कहा, ऐसे कैसे हो जाएगा, 25-30 साल पहले तो ये सोसाइटी बनी ही नहीं थी पंडित जी। कह रहे वो जगह की बात हो रही है, उस वक्त पहले वहाँ क्या था उसकी बात नहीं है। और बाकी 2 हैं जिनमें से एक ने मेरे साथ ये किया है। अभी भी बात करते हैं मैं ना, वो सारा दृश्य सामने आ रहा है। मैंने पंडित जी से कहा कि मतलब यहाँ हम काम व्यापार रहना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, अगर जिंदा रहना है तो मत करना। आशु यहाँ से बाहर आया, पहली बार उसे इतना परेशान और आंखों में आंसू के साथ देखा मैंने। क्या करूं नितिन भाई, बहुत पैसा लग गया यार। मैंने देख, फाइनेंशियली तो तू बहुत स्ट्रांग है, पैसों से कोई कमी नहीं, नोएडा में अच्छी खासी कोठी है तेरी, कोई बात नहीं, 150 का नुकसान सही झेल जा और रहने दे यार, मत जा इस तरफ। गौरव और शोभित ने भी यही बात बोली कि भाई नितिन जो कह रहा है, देख ये कोई मन का वहम नहीं है यार, हमने क्लियर आवाज़ सुनी है। मैंने तो अपनी आंखों से किसी औरत को ज़मीन पे सिर मारते हुए देखा है। नीचे मकान मालिक कहता है कि हर दूसरे दिन ठक 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 ऐसी आवाज़ें आती है। तीसरा, वो सामान सारा इधर उधर कैसे था। स्टूडियो का दरवाज़ा जो कि प्रेशर से खुलना चाहिए वो अपने आप कैसे खुल रहा है यार। रहने दे भाई आशु, ऐसा ना हो तेरे साथ कुछ गलत हो जाए। आपको यकीन नहीं होगा, आशु ने 1 महीने में वो बेच दिया। सोचिए उसके दिल पर क्या बीती होगी। जिस जगह इनॉग्रेशन हुआ, जहां पार्टी हुई, गेट टुगेदर हुआ, घर वालों को बस इसने ऐसे ही बोल दिया कि नहीं वो जगह ठीक नहीं थी, मतलब क्लाइंट्स वगैरह नहीं आ रहे थे इसलिए बेच दिया, और जो भी उसने बहाना बनाया था। आपको क्या लगता है बात यहां खत्म हो गई? उसने बेच दिया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसकी लाइफ में मतलब आशु की लाइफ में, गौरव की, शोभित की या मेरी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। यानी हमारे साथ वहां से कोई हवा नहीं लगी, कोई एंटिटी हमारे साथ नहीं लगी थी। लेकिन उसने बेच दिया, किसी और ने खरीद लिया, फिर किसी और ने, किसी और ने, किसी और ने, किसी और ने। 12 साल बाद 12 साल बाद मुझे इनवाइट करा गया वहीं के लिए। जो मेरा क्लाइंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं नोएडा में, उनमें से एक ये भी कि वो नितिन सर आप कब तक आओगे? मैंने कहा जी फ्लाइट में अभी है 1 घंटा, बताइए। आप नोएडा देखे हो? मैंने कहा है, मैंने दिल्ली, नोएडा, एनसीआर सब देखा हुआ है, बताइए। तो नोएडा में एक ये एरिया है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा स्टूडियो है और जो हमारा मेन स्टूडियो है ना वहाँ पर सर काम चल रहा है, तो ये कभी कभी यूज़ होता है, तो यहाँ पर करेंगे हम जो रिकॉर्डिंग है आपके साथ। मैंने कहा भेज दो, लोकेशन भेज दो। तो जो हमारी टीम में है, जो मेरी असिस्टेंट है या मेरी मैनेजर, मेरी दोस्त, सबको चाहे बोल दो उसे, वो व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया ना वो पढ़ रही थी और मुझे 100% ध्यान था कि ये उसी जगह के बारे में बात हो रही है जो हम आशु, शोभित, गौरव एक्सपीरियंस कर चुके हैं। मैंने 1 मिनट दोबारा बोली एड्रेस, उसने एड्रेस दोबारा बोला। जब उसने मकान नंबर बोला, मैंने अपने दोस्त आशु को फ़ोन करा। मैंने कहा एक बात बता, कुछ समय पहले एक स्टूडियो खरीदा था तूने कहीं? हाँ हाँ। मैंने उसका एड्रेस क्या है? अब तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? मैंने कहा नहीं नहीं, बस तू मुझे एड्रेस बता सकता है उसका, कौन सी जगह थी? उसने प्रॉपर एड्रेस बोला जब स्पीकर पे, तो हम व्हाट्सएप पे ऐसे चेक कर रहे थे, दोनों जगह सेम है। मैंने अपने क्लाइंट को फ़ोन किया, मैंने कहा सर कोई और जगह नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए? तो क्या कहता है कि नहीं सर बहुत बेहतरीन जगह है,
और यहाँ आपको जैसे 15 दिन के लिए स्टूडियो चाहिए ना, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है सर। हमने यहाँ पर एक रूम भी सेटअप कर दिया है आपका, और आपको खाने की व्यवस्था हो जाएगी, आप रहना आराम से। यहाँ वॉशरूम भी बहुत बढ़िया है, बाथरूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉपर जगह अपनी है। अब सोचो मैं ऐसी जगह रुकूंगा अकेले। मैंने एक बार फिर कहा, मैंने सर सुनिए मेरी बात को। अरे नहीं सर, हम आगे से पेमेंट ले चुके हैं, आपकी आवाज़ फाइनल हो चुकी है सर, और मतलब हमें प्रीमियर वगैरह करना है, लाइव जाएगी चीज़, और आप कोई दूसरी जगह क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा कोई और भी तो स्टूडियो होगा। कह रहे हैं प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन फिर बहुत दूर दूर है, आने जाने में ही बहुत समय लग जाए करेगा, और ये जगह आप देखो तो सही आकर, बहुत अच्छा बना हुआ है। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं यहाँ क्या एक्सपीरियंस कर चुका हूं। मैं क्या, मेरे साथ 3 दोस्त और। आप आ रहे हैं ना नितिन सर? मैंने आ रहा हूं। मेरे ऑफिस में टीम में किसी को नहीं पता था इस बात का कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ है। तो हमारी टीम में जो है वो बोलती है मुझे कि नितिन भैया इतना टेंशन में क्यों हो गए? मैंने कहा यार इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ से भी तो कर सकता हूँ, हमारे पास स्टूडियो सेटअप सब कुछ है। कह रहे कुछ होते हैं ना। नहीं नहीं, हम अपने सामने करवाना चाहते हैं, अपने सामने रिकॉर्डिंग। कोई गलती होगी तो हम सिखा देंगे, हम बता देंगे। उस तरह का इंसान है। जब आया था मीटिंग में आपने देखा ही था। मैंने कहा यार वो जगह ना ठीक सी नहीं लग रही मुझे। आप कभी गए हो? क्या बोलूं इनको। जहां हम चारों को रहने रुकने में हालत खराब महसूस हो रही थी, पिंडलियां कांप रही थी, रोंगटे खड़े हो रहे थे, वहां मैं अब अकेला रुकूंगा। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।